नमस्कार। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हमारा दिमाग कभी-कभी तो बस अपने आप ही चल रहा है और कभी-कभी हमें सोचने में सच में जोर लगाना पड़ता है। और क्या ये जो तेज वाली, फटाफट वाली सोच है, ये हमेशा सही होती है? आज हम इसी सूझ की पहेली को थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ हैं नोबेल पुरस्कार विजेता डैनियल kahneman की बहुत ही जबरदस्त किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो के कुछ खास हिस्से। बिल्कुल। ये किताब असल में इस बात पर गजब की रोशनी डालती है कि हमारे दिमाग में फैसले होते कैसे हैं। kahneman बताते हैं कि हमारे अंदर सोचने के दो मुख्य तरीके या कह लें सिस्टम काम करते हैं। सिस्टम 1 और सिस्टम 2 जैसे दिमाग के दो अलग-अलग किरदार हों। हाँ, ये सिस्टम वन वाला किरदार तो बहुत तेज है ना? एकदम फटाफट, बिना ज्यादा सोचे समझे, सहज। जैसे कोई अचानक जोर से आवाज करे तो हम तुरंत उधर देखते हैं, या कोई घिनौनी तस्वीर देख लें तो चेहरा अजीब सा बन जाता है। अरे 2 + 2 का जवाब देना भी तो सिस्टम वन का ही काम है। सही कहा। ये सिस्टम 1 हमारी भावनाओं, हमारी तुरंत वाली प्रतिक्रियाओं, इन सब को संभालता है। और दूसरी तरफ है सिस्टम 2। ये थोड़ा धीमा है, इसे मेहनत लगती है सोचने में, और ये सचेत होकर ध्यान लगाकर काम करता है। जब हमें किसी चीज़ पर फोकस करना हो, जैसे कोई मुश्किल गणित का सवाल हल करना हो, मान लीजिए 17 गुणा 24 करना है, तब सिस्टम 2 एक्टिव होता है। या फिर कोई उलझी हुई सामाजिक स्थिति समझनी हो, तब भी यही काम आता है। लेकिन इसमें मजेदार बात यह है, जैसा आपने कहा, कि ये सिस्टम 2 थोड़ा आलसी है। कानेमैन की वो मशहूर पहेली है ना, एक बल्ला और गेंद दोनों मिलाकर $1.10 के हैं। बल्ला गेंद से ठीक $1 ज्यादा महंगा है, तो गेंद कितनी की हुई? ज्यादातर लोगों के दिमाग में फौरन जवाब आता है 10 सेंट। ये सिस्टम 1 का सीधा सहज जवाब है। यही होगा, आसान है। लेकिन सिस्टम 2 अगर वो थोड़ा सा भी ध्यान लगाए, थोड़ी मेहनत करे, तो समझ सकता है कि अगर गेंद 10 सेंट की हुई और बल्ला उससे $1 ज्यादा यानी 1.10 का हुआ, तो दोनों मिलाकर तो 1.20 हो गए। ये तो गलत है। सही जवाब तो 5 सेंट है। गेंद 5 सेंट की, बल्ला 1.05 का, तब हुए ना कुल 1.10। लेकिन सिस्टम 2 अक्सर सिस्टम 1 के इस पहले आसान लगने वाले जवाब को मान लेता है। वो आगे जांच ही नहीं करता, आलसी है थोड़ा। तो मतलब हमारा दिमाग ज्यादातर टाइम एक तरह से ऑटो पायलट पे चलता है सिस्टम 1 पर, और जब तक बहुत जरूरी ना हो सिस्टम 2 मेहनत नहीं करना चाहता। वैसे ये ज्यादातर ठीक भी रहता होगा, जिंदगी आसान हो जाती है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी तो होंगे। हाँ बिल्कुल, यहीं पर थोड़ी गड़बड़ शुरू होती है। सिस्टम 1 तेज होने के चक्कर में कुछ शॉर्टकट अपनाता है, जिन्हें मनोविज्ञान में ह्यूरिस्टिक्स कहते हैं। ये शॉर्टकट्स अक्सर काम तो आते हैं, लेकिन कई बार हमें व्यवस्थित गलतियों की तरफ ले जाते हैं, जिन्हें बायस कहते हैं। और एक और बात, सिस्टम 1 हमेशा ऑन रहता है, उसे आप बंद नहीं कर सकते। अच्छा, तो चलिए इन शॉर्टकट्स और उनसे होने वाली गलतियों के कुछ उदाहरण देखते हैं। एक बड़ी दिलचस्प चीज आपने बताई थी, एंकरिंग। ये क्या होता है? एंकरिंग का मतलब है कि हमारा दिमाग किसी जानकारी के पहले टुकड़े पर जैसे अटक सा जाता है, एक लंगर डाल देता है समझ लीजिए। और फिर हमारे बाद के सारे फैसले, सारे अनुमान उसी शुरुआती जानकारी के आसपास ही घूमते रहते हैं, भले ही वो पहली जानकारी पूरी तरह से बेमतलब या अप्रासंगिक ही क्यों ना हो। मतलब कोई उदाहरण है इसका, कैसे काम करता है ये? हाँ, एक बहुत मशहूर प्रयोग है। हाँ। उसमें लोगों से पूछा गया कि क्या संयुक्त राष्ट्र में अफ्रीकी देशों का प्रतिशत एक पहिए घुमाकर तय हुई रैंडम संख्या से ज्यादा है या कम। अच्छा। मान लीजिए पहिए पर कभी 10 आया, कभी 65। फिर उनसे कहा गया कि आप अपना अंदाजा बताइए कि असल प्रतिशत कितना होगा। अच्छा, और क्या नतीजा निकला? नतीजा हैरान करने वाला था। जिन लोगों ने पहिए पर 10 देखा था, उनके अनुमान औसतन 25% के आसपास रहे। लेकिन जिन लोगों ने 65 देखा था, उनके अनुमान औसतन 45% के आसपास थे। वो शुरू की रैंडम संख्या जिसका असलियत से कोई लेना देना नहीं था, वो एक एंकर बन गई। अच्छा। और लोगों के अनुमानों को अपनी तरफ खींच लिया। अरे बाप रे, मतलब एक पूरी तरह से बेमतलब का नंबर भी हमारे अंदाजे को इतना ज्यादा बदल सकता है। ये तो फिर मोल भाव करते वक्त भी बहुत होता होगा। जो पहले कीमत बोल देता है वो एक तरह से एंकर सेट कर देता है ना। बिल्कुल सही। ये बातचीत में, मोल भाव में, यहाँ तक कि अदालतों में सजा तय करते समय भी इसका असर देखा गया है। वो पहली जानकारी, चाहे वो तर्कसंगत हो या ना हो, हमारे दिमाग पर चिपक जाती है। ये सिस्टम 1 का एक बहुत शक्तिशाली प्रभाव है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है कि हम कितनी आसानी से प्रभावित हो जाते हैं।
अच्छा, एक और बड़ी अहम बात जो कानमन कहते हैं वो है कि नुकसान फायदे से ज्यादा महसूस होता है। इसका क्या मतलब है, विस्तार से? हाँ, ये उनके सबसे महत्वपूर्ण विचारों में से एक है। इसे हानि से बचाव या लॉस अवर्जन कहते हैं और ये उनके संभावना सिद्धांत प्रॉस्पेक्ट थ्योरी का एक मुख्य हिस्सा है। इसका सीधा सा मतलब है कि मान लीजिए आपको 100 रुपए मिलते हैं तो आपको खुशी होगी, लेकिन अगर आपके 100 रुपए खो जाते हैं तो उसका दुख उस खुशी से कहीं ज्यादा गहरा होगा। अच्छा, कितना ज्यादा? कोई अंदाजा है? हाँ, अध्ययनों में पाया गया है कि आमतौर पर नुकसान का भावनात्मक असर फायदे के मुकाबले 1.5 से 2.5 गुना तक ज्यादा होता है। मतलब अगर आप किसी को कोई ऐसा खेल खेलने को कहें जिसमें 100 रुपए खोने का जोखिम है, तो आपको उसे जीतने पर कम से कम 150 से 250 रुपए का लालच देना होगा, तभी वो शायद खेलने को राजी होगा। नुकसान का डर बहुत बहुत शक्तिशाली होता है। इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या असर पड़ता है? कहाँ दिखता है ये? बहुत ज्यादा। ये समझाता है कि हम उन चीजों को क्यों ज्यादा महत्व देते हैं जो हमारे पास पहले से हैं। इसे एंडाउमेंट इफेक्ट कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक साधारण सा कॉफी मग है। अगर कोई उसे खरीदना चाहे तो आप शायद उसके लिए ज्यादा कीमत मांगेंगे, उस कीमत से ज्यादा जो आप खुद वैसा ही नया मग खरीदने के लिए देने को तैयार होंगे। क्यों? क्योंकि अपना मग देना एक नुकसान जैसा लगता है। हाँ, ये तो होता है, मैंने महसूस किया है। अपनी पुरानी चीजें बेचने में मुश्किल होती है, लगता है अरे नहीं, ये तो ज्यादा कीमती है। बिल्कुल। और हानि से बचाव हमें जोखिम लेने से भी रोकता है, खासकर जब हमें कुछ फायदा होता दिख रहा हो। हम थोड़े से पक्के फायदे के लिए बड़े संभावित फायदे का जोखिम छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हमें नुकसान हो रहा हो तो हम उस नुकसान से बचने के लिए ज्यादा बड़ा जोखिम उठाने को तैयार हो जाते हैं। तो हमारी पसंद इस बात पर निर्भर करती है कि स्थिति को फायदे के फ्रेम में दिखाया गया है या नुकसान के फ्रेम में। वाह, मतलब हमारा तथाकथित तर्कसंगत दिमाग फायदे और नुकसान के बारे में कितने अलग अलग तरीकों से सोचता है। और ये तो हमारे आर्थिक फैसलों से लेकर रोजमर्रा के छोटे छोटे चुनावों तक को प्रभावित करता होगा। निश्चित रूप से। ये समझना कि हम नुकसान से कितना डरते हैं, ये हमें अपने ही कई फैसलों को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकता है। एक और चीज जिसने मुझे बहुत सोचने पर मजबूर किया वो है ओवर कॉन्फिडेंस, अति आत्मविश्वास। और उससे जुड़ा हुआ एक और विचार जिसे काहनेमन YCIT कहते हैं। ये क्या फंड है? SUSI। हाँ, इसका मतलब है What you see is all there is। यानी जो आप देखते हैं बस वही सब कुछ है। हमारा जो सिस्टम 1 वाला दिमाग है ना, वो बहुत तेजी से काम करता है। जो भी जानकारी उसके सामने होती है बस उसी के आधार पर वो फटाफट एक कहानी बना लेता है, एक सुसंगत मतलब लॉजिकल लगने वाली कहानी। ये दिमाग इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता कि कितनी जानकारी गायब है या जो जानकारी मौजूद है वो कितनी पक्की है, कितनी भरोसेमंद है। अगर कहानी सुनने में ठीक लगती है, लॉजिकल लगती है, तो हम उस पर विश्वास कर लेते हैं और हाँ, आत्मविश्वासी महसूस करते हैं। तो मतलब हम अक्सर अधूरी जानकारी के आधार पर ही पूरे कॉन्फिडेंस से भर जाते हैं। अक्सर बिल्कुल ऐसा ही होता है। हम जानकारी की क्वालिटी या क्वांटिटी पर ध्यान दिए बिना ही नतीजों पर पहुंच जाते हैं। और फिर एक और चीज इसमें जुड़ जाती है, पश्च दृष्टि पूर्वाग्रह, हाइंडसाइट बायस। मतलब कोई घटना हो जाने के बाद हमें लगता है अरे ये तो मुझे पहले से ही पता था। ये चीज हमारे अति आत्मविश्वास को और ज्यादा हवा देती है। हमें लगने लगता है कि दुनिया हमारी सोच से कहीं ज्यादा प्रिडिक्टेबल है, मतलब उसका अंदाजा लगाना आसान है। क्या बड़े बड़े विशेषज्ञ भी इसका शिकार होते हैं, जैसे डॉक्टर या फाइनेंस वाले लोग? हाँ, बिल्कुल। कानेमन ने कई उदाहरण दिए हैं, जैसे वित्तीय सलाहकार या राजनीतिक पंडित। अक्सर उनका आत्मविश्वास का स्तर उनकी भविष्यवाणियों की असल सटीकता से कहीं ज्यादा होता है। हाँ, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने वाले बहुत से एक्सपर्ट असल में भाग्य का खेल खेल रहे होते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि वो अपने कौशल की वजह से सफल हो रहे हैं। इसे वो कौशल का भ्रम, इल्यूजन ऑफ स्किल कहते हैं। असलियत ये है कि दुनिया बहुत अप्रत्याशित है, लेकिन हमारा ये YCIT वाला दिमाग इसे मानना नहीं चाहता। उसे एक पक्की सुसंगत कहानी चाहिए। ये तो थोड़ा डरावना भी है। मतलब हम अक्सर ये सोचते हैं कि हम जितना जानते हैं वो ज्यादा है, जबकि असल में हम कम जानते होते हैं, और ये हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर सकता है। बिल्कुल। अपने आत्मविश्वास पर सवाल उठाना बहुत जरूरी है। ये सोचना कि क्या कोई ऐसी जानकारी है जो मैं नजरअंदाज कर रहा हूं, या ये कहानी कितनी पक्की है। लेकिन ये मुश्किल है क्योंकि सिस्टम 1 बहुत सहज रूप से बिना मेहनत के काम करता है
और ऐसी कहानियों पर यकीन कर लेता है। और आखिर में एक बहुत ही कह सकते हैं अजीब और सोचने पर मजबूर करने वाला विचार है हमारे दो स्व, टू सेल्व्स का, अनुभव करने वाला स्व और याद रखने वाला स्व। ये क्या मामला है? हाँ, ये बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। कैनेमन कहते हैं कि हमारे अंदर दो अलग अलग सत्ता हैं, दो अलग मैं हैं, जो जीवन का अनुभव करते हैं और उसे याद रखते हैं। एक है अनुभव करने वाला स्व, एक्सपीरियंसिंग सेल्फ। ये वो है जो पल पल जीता है, दर्द, खुशी, बोरियत, हर एहसास को महसूस करता है। ये वो मैं है जो डॉक्टर के यहाँ सुई लगने पर दर्द महसूस करता है। और दूसरा कौन है? दूसरा है याद रखने वाला स्व, रिमेंबरिंग सेल्फ। ये हमारे अनुभवों की कहानी लिखता है, उन्हें याद रखता है, और मजे की बात यह है कि हमारे ज्यादातर फैसले यही याद रखने वाला स्व लेता है। जब हम अपनी पिछली छुट्टियों के बारे में सोचते हैं या किसी रिश्ते का मूल्यांकन करते हैं तो ये याद रखने वाला स्व ही काम कर रहा होता है। तो इसमें अजीब क्या है? ये तो सामान्य सी बात लगती है। एक अनुभव करता है, दूसरा याद रखता है। अजीब ये है कि याद रखने वाला स्व वो पूरी तरह ईमानदार या कहें कि सटीक रिपोर्टर नहीं है। वो जब किसी अनुभव को याद करता है तो दो चीजों को जरूरत से ज्यादा महत्व देता है। एक तो उस अनुभव का सबसे तीव्र क्षण, चाहे वो सबसे अच्छा हो या सबसे बुरा, इसे पीक कहते हैं, और दूसरा उस अनुभव का अंत, एंड। और सबसे अजीब बात, वो अनुभव की कुल अवधि, यानी वो कितनी देर तक चला, इससे लगभग पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। इससे पीक एंड रूल और अवधि की उपेक्षा, ड्यूरेशन निग्लेक्ट कहते हैं। एक मिनट, क्या कहा? अवधि को नजरअंदाज कर देता है? मतलब अगर कोई अनुभव बहुत लंबा हो लेकिन उसका अंत ठीक ठाक हो तो हम उसे एक छोटे लेकिन ज्यादा दर्दनाक अनुभव से बेहतर याद रखेंगे, भले ही कुल मिलाकर लंबे वाले में ज्यादा तकलीफ हुई हो। हाँ, बिल्कुल यही। एक प्रयोग में लोगों को अपना हाथ बर्फीले ठंडे पानी में 2 बार डालना था। पहली बार 60 सेकंड के लिए, बहुत ठंडा पानी। दूसरी बार 90 सेकंड के लिए। इसमें पहले 60 सेकंड तो उतने ही ठंडे पानी में, लेकिन आखिरी के 30 सेकंड थोड़े कम ठंडे पानी में। बाद में जब उनसे पूछा गया कि अगर दोबारा करना पड़े तो आप कौन सा वाला अनुभव चुनेंगे, ज्यादातर लोगों ने 90 सेकंड वाला चुना। लेकिन क्यों? उसमें तो कुल मिलाकर ज्यादा देर तक दर्द सहा। हाँ, अनुभव करने वाले स्व ने ज्यादा दर्द सहा, लेकिन याद रखने वाले स्व के लिए 90 सेकंड वाले अनुभव का एंड थोड़ा बेहतर था, कम दर्दनाक था। तो याद रखने वाले स्व ने सिर्फ पीक, जो दोनों में शायद एक जैसा ही बुरा था, और एंड, जो 90 सेकंड वाले में बेहतर था, पर फोकस किया, और वो अतिरिक्त 30 सेकंड का दर्द यानी अवधि उसे उसने नजरअंदाज कर दिया। उसने उस अनुभव को चुना जिसकी कहानी थोड़ी बेहतर थी, जिसका अंत बेहतर था, भले ही असलियत में अनुभव करने वाले स्व ने ज्यादा कष्ट सहा हो। बाप रे, इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारी यादें, जो हमारे भविष्य के सारे फैसलों को गाइड करती हैं, वो असलियत का सही प्रतिबिंब है ही नहीं। हम उन चीजों को दोबारा चुन सकते हैं जिनमें हमें असल में ज्यादा कष्ट हुआ था, सिर्फ इसलिए कि उनकी याद थोड़ी बेहतर है। बिल्कुल। ये हमें इस सवाल पर सोचने को मजबूर करता है कि हम असल में किसके लिए जी रहे हैं, अपने पल पल के अनुभवों के लिए, अनुभव करने वाला स्व, या फिर उन अनुभवों से बनी कहानियों और यादों के लिए, याद रखने वाला स्व। जब हम कहते हैं मैं खुश हूं, तो हम असल में किसकी खुशी की बात कर रहे होते हैं, अनुभव करने वाले स्व की या याद रखने वाले स्व की कहानी की? और शायद यही वजह है कि जब हम इस बारे में सोचते हैं कि कौन सी चीज हमें भविष्य में खुश करेगी, जैसे मान लीजिए ज्यादा पैसा कमाना या कैलिफोर्निया जाकर बसना वहां के मौसम के लिए, तो हम अक्सर गलत अनुमान लगा लेते हैं। इसी को शायद फोकसिंग इल्यूजन कहा गया है ना? बिल्कुल सही। हम किसी एक चीज पर इतना ज्यादा फोकस कर लेते हैं कि उसके महत्व को बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर आंकने लगते हैं, और बाकी सब चीजें जो हमारी खुशी पर असर डालती हैं उन्हें भूल जाते हैं। जैसा कहानमैन कहते हैं, बहुत गहरी बात है, जब आप किसी चीज के बारे में सोच रहे होते हैं तो जिंदगी में वो चीज उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती जितना आप उस वक्त सोचते हैं। हम सोचते हैं कि एक बड़ी लॉटरी जीतने से हम हमेशा के लिए खुश हो जाएंगे, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कुछ समय बाद हम उस नई स्थिति के आदी हो जाएंगे और रोजमर्रा की छोटी मोटी परेशानियां फिर से वापस आ जाएंगी। तो कुल मिलाकर ये किताब तो एक तरह से हमें आईना दिखाती है, बताती है कि हमारा दिमाग कैसे शॉर्टकट लेता है। सिस्टम 1, कैसे हम एंकरिंग, हानि से बचाव, अति आत्मविश्वास जैसे बायस का शिकार हो जाते हैं,
और कैसे हमारी यादें भी हमारी खुशी की कहानी को तोड़ मरोड़ सकती हैं। याद रखने वाला स्व, ये जानना थोड़ा परेशान करने वाला भी है, सच कहूं तो। हाँ, ये सारी बातें हमें थोड़ा विनम्र तो बनाती हैं। ये दिखाती हैं कि हमारी सोच उतनी सीधी, उतनी तर्कसंगत नहीं है जितना हम मानना पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या इन सभी पूर्वाग्रहों और सोचने की कमियों के बारे में जानने से कोई फर्क पड़ता है? क्या हम इन्हें जानकर इनसे बच सकते हैं? आपका मतलब है कि क्या हमारा वो धीमा, आलसी लेकिन सचेत सिस्टम 2, क्या वो वाकई में इस शक्तिशाली ऑटोमेटिक सिस्टम 1 को कंट्रोल कर सकता है, सिर्फ इसलिए कि अब हमें सिस्टम 1 की चालें पता चल गई हैं? बिल्कुल, यही मिलियन डॉलर का सवाल है। क्या ये जागरूकता, ये ज्ञान हमें बेहतर फैसले लेने में मदद करता है, या हम बस अपनी अतार्किकता, अपनी इर्राशनैलिटी के प्रति थोड़े ज्यादा जागरूक हो जाते हैं, बिना उसे असल में बदल पाएं? kahneman का काम हमें सीधा जवाब तो नहीं देता, लेकिन ये सवाल जरूर पूछता है। और ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सभी को विचार करना चाहिए जब भी हम कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हों। सोचने के लिए यकीनन बहुत कुछ है। इस गहरी सोच विचार की यात्रा से यही एक बड़ा निष्कर्ष निकलता है